नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव, इन तीन राज्यों के चुनाव तो तेलंगाना और मिज़ोरम में भी हो रहा। मिज़ोरम में मतदान हो चुका है और कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदान पूरा हो जाएगा। उसके बाद केवल बचेगा तेलंगाना और राजस्थान। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसकी सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में वो अचानक पिछले 2-2.5-3 महीने में सत्ता के करीब आ गई है। सरकार बन जाएगी कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। कल मतदान होगा, उसमें आदिवासी मतदाताओं का रुझान क्या रहता है इससे तय होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। पिछली बार जनजातीय समाज के लोगों ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था। इस बार वो किसका साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये परिवर्तन गुजरात के विधानसभा चुनाव से दिखाई देना शुरू हुआ। बीजेपी ने रियलाइज़ कर लिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में 2018 में जो उसकी हार हुई उसके बहुत से कारणों में से एक कारण था जनजातीय समाज का उससे अलग हो जाना। उसके बाद पार्टी ने इस समाज की ओर ध्यान दिया और काफ़ी मेहनत की और उसका नतीजा मिला गुजरात के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से ये तीन राज्य, खास तौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। यहाँ जनजातीय मतों का बड़ा महत्व है। जीत हार तय कर सकते हैं ये मत, खास तौर से छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पिछला चुनाव बीजेपी 2018 का बहुत बुरी तरह से हारी थी। 90 सीट में से सिर्फ उसको 15-16 सीटें मिली थी और उसके बाद से पार्टी ने एक तरह से, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं के हवाले छोड़ दिया था। कोई सुध नहीं ली थी। पिछले 4-5 महीने से फिर से पार्टी जो है उसमें लगा कि जान आ रही है और एक्टिव हुई है। अब उसको लग रहा है कि हमारी सरकार भी बन सकती है। तो कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। उन्हें लग रहा है कि अगर थोड़ी और मेहनत करें तो हम फिनिशिंग लाइन पार कर सकते हैं, हमारी सरकार आ सकती है। राजस्थान में सरकार आना लगभग तय मानकर चलिए। सवाल सिर्फ ये है कि सीटें कितनी आएंगी। अलग अलग अनुमान हैं, 120 से लेकर 150 तक का अनुमान है। आप अगर राजस्थान से हैं या राजस्थान होकर आए हैं तो आप शायद बेहतर स्थिति में होंगे ये बताने की कि सीटें इस रेंज में कहाँ पर आकर टिकेंगी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है ये तय लग रहा है। तो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जगह बीजेपी जूझ रही है पिछले 5 साल से प्रदेश के नेतृत्व को लेकर। जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस पर भरोसा कर सके ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है। तो ये एक जो है कैच 22 सिचुएशन है बीजेपी के लिए कि न जो है उनको छोड़ पा रहे हैं, न किसी नए को अपनाने की स्थिति में है। लेकिन पार्टी ने एक रास्ता खोला कर्नाटक से। कर्नाटक में भी यही स्थिति थी। येदियुरप्पा को छोड़कर कोई और नेता उनके कद का या उनके बराबर के कद का कर्नाटक में नहीं था। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल थी कि उनको बनाए रखे या उनको हटाए। आखिर में फैसला लिया कि हटाना है, क्योंकि देखिए कोई भी नेता चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितने बड़े जनाधार वाला हो, उसका भी एक समय होता है। हर अच्छी चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, एक शेल्फ लाइफ होती है। नेता की भी शेल्फ लाइफ होती है। एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी पार्टी का जो वोट है उससे कम वोट दिलाने की क्षमता रखता है, तब पार्टी नेतृत्व सोचता है बदलाव के बारे में। जब तक प्रदेश का नेता पार्टी के मतों से ज़्यादा मत लेकर आने, यानी उसका अपना मत अगर जोड़ता है, तब उसको हटाना किसी भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, किसी भी पार्टी का हो, बहुत मुश्किल होता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी वोट लाने की जो क्षमता है वो पार्टी का जो जनाधार है, जो वोट का आधार है, उससे ज़्यादा है। वो लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब भी लोकप्रिय बने हुए हैं, ये भी सही है। उनके मुकाबले की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की किसी और नेता की नहीं है, ये भी सही है। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य हैं? ये यक्ष प्रश्न है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि ये बदलाव का समय आ गया है।
हालांकि बदलाव का समय तो 2018 में ही आ गया था, लेकिन उसको टालते रहे कि शायद अपने आप कोई नेतृत्व उभरेगा और ज़्यादा जो है मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब फैसला अगर नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। अभी तक फैसला नहीं लेने का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है बड़ा। लेकिन अब अगर फैसला नहीं लिया तो नुकसान होगा। तो एक बात बड़ी स्पष्ट, कम से कम मुझे लग रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह नेतृत्व परिवर्तन होगा। अब दो परिस्थितियां मान लीजिए, सरकार बनती है, राजस्थान में तय है, छत्तीसगढ़ में संभावना है, और सरकार नहीं बनती है छत्तीसगढ़ में, तो दोनों परिस्थितियों में नए नेतृत्व की ज़रूरत होगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो जनजातीय बहुल राज्य है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में दो राज्यों में गलती की, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़। दोनों जनजातीय बहुल राज्यों में उसने किसी ट्राइबल को लीडर यानी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया, उसका नुकसान हुआ। पहले 2 टर्म जरूर डॉक्टर रमन सिंह के बहुत अच्छे रहे, लेकिन तीसरे टर्म में उनकी अलोकप्रियता इतनी हो गई कि पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई। अब उसके सामने बदलाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने अगर रमन सिंह को बनाए रखा है तो इसलिए नहीं कि वो 2023 के चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, अगर ऐसा अवसर आए तो, इसलिए कि उनको हटाने का नुकसान जो हो सकता है, जिसकी आशंका है, उसको बचाया जा सके, सिर्फ इसलिए उनको बनाए रखा गया। इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को भी बनाकर इसलिए रखा गया, उनको चुनाव में टिकट इसलिए दिया गया कि अगर उनको टिकट न देते या उनको राजनीति से जबरन संन्यास दिलवा देते तो उसका नुकसान हो सकता था। उस संभावित नुकसान की भरपाई कर ली है उनको टिकट देकर पार्टी नेतृत्व ने। लेकिन 2023 के नतीजे यानी 3 दिसंबर के बाद बदलाव होना तय है। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा संभावना ये है कि कोई ट्राइबल लीडर को नेतृत्व सौंपा जाए। अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में, अगर सरकार नहीं बनती है तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अब छत्तीसगढ़ में जो नाम चल रहे हैं उनमें एक नाम है, एक पूर्व IAS अधिकारी है, पिछले चुनाव में IAS से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे, OP चौधरी। उनका अपने भाषणों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार नाम लेते हैं कि इनका कद बढ़ाना है। और दूसरे हैं अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण साव OBC समाज से आते हैं। और एक तीसरा नाम जो चल रहा है, केंद्रीय मंत्री अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, 2019 से ही लगातार मंत्री हैं, उनका नाम है रेणुका सिंह सरूता। ये जनजातीय समाज से आती है। हालांकि इनके बारे में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी राय बहुत अच्छी नहीं है, छवि उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो इस सब के बावजूद वो पिछले 4.5 साल से केंद्रीय मंत्री हैं। इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जनजातीय समाज का पूरा या अधिकतम समर्थन चाहिए। उसके लिए पार्टी जो भी ज़रूरी कदम होगा वो उठाने की कोशिश करेगी। शुरुआत झारखंड से हो चुकी है। झारखंड में स्पष्ट कर दिया है पार्टी ने कि उसके नेता बाबूलाल मरांडी होंगे। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। पहले उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश हुई, वो कुछ तकनीकी मामलों में मामला फंसा रहा, वो उनको औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला नहीं। अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और ये संकेत दे दिया गया है पार्टी को कि सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी होंगे। बाबूलाल मरांडी की छवि बहुत पाक साफ नेताओं में है, बड़े ईमानदार नेता हैं, जनजातीय समाज में उनकी पैठ है, पहुंच है, उनकी लोकप्रियता है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे रहे हैं, अपने बेटे को खो चुके हैं। तो इसलिए जो है बाबूलाल मरांडी की छवि का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में नहीं है। उनके मुकाबले में उनको परेशान कर सकते थे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। तो उनका मार्ग निष्कंटक करने के लिए रघुवर दास को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया है राजभवन में। तो अब वो सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए बाबूलाल मरांडी के रास्ते में कोई कांटा बचा नहीं है। लेकिन फिर लौट कर आते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर। मुझे जो लगता है, मेरी एक गट फीलिंग है, मैं कोई जानकारी के आधार पर ये बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरी एक गट फीलिंग है कि दोनों राज्यों में महिला नेतृत्व को मौका दिया जाएगा। 2 चीज़ों पर जोर है, जनजाति और अनुसूचित जाति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
और महिला मतदाताओं पर। तो ये मौका होगा महिलाओं को और जनजातीय समाज को संदेश देने का। तो मैंने जयपुर के बारे में मैंने कहा था, वैसे तो वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे स्ट्रांग कंटेंडर हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें फिर से गद्दी सौंपना नहीं चाहता। उनको गद्दी जब सौंपी जाती है तब पार्टी चुनाव उसके बाद हार जाती है। और उनका सबसे बड़ा अपराध अगर आप देखें तो ये है कि पिछले 5 साल में पार्टी के संगठन में वो बिल्कुल निष्क्रिय रही। सक्रिय होने की तो बात ही दूसरी है, पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, दूर दूर रही, अलग अलग रही। लेकिन वो उनको टिकट डिनाई करने से नुकसान हो सकता था, इसलिए टिकट मिल गया। उनके कुछ लोगों को मिल गया है जिससे वो असंतुष्ट न हो। सिर्फ इतने तक मामला सीमित है वसुंधरा राजे सिंधिया का। बीजेपी की राजस्थान में नज़र है राजपूत मतदाताओं पर, वही नेतृत्व उभारना चाहती है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से नेता रहे, बड़े मजबूत और बड़े कद्दावर नेता रहे। उनके कद का जो है कोई नेता था नहीं। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को, आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर रमन सिंह और उमा भारती तीनों को 2002 में अटल जी और आडवाणी जी की योजना के तहत इनको भेजा गया इनके राज्यों में। उमा भारती को मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान और डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन सिंह को जब भेजने का फैसला हुआ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, तब उनकी पत्नी अटल जी से मिलने गई। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया है, लगातार विपक्ष में ही रहे, अब सत्ता पक्ष में आए हैं, आप हमको फिर से निर्वासित कर रहे हैं। अटल जी ने सुन लिया और कोई रिएक्शन दिया नहीं उन्होंने, और उसका मतलब साफ था कि जो फैसला हो गया है वो फैसला हो गया है, और रमन सिंह को भेजा गया। और फिर क्या हुआ आपको मालूम है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर केंद्रीय मंत्री रहे होते तो 2 साल बाद पैदल हो गए होते। तो इसको प्रारब्ध भी कहते हैं। इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भेजा जा रहा था तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर जाने को तैयार ही नहीं थी। पहले तो घोषणा हुई तो उसके बाद विदेश चली गई, लौट कर आई तो जयपुर जाने को तैयार नहीं थी चार्ज लेने को, समझा बुझाकर भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं प्रदेश की। अब तीसरी बार का उनका मौका नहीं है। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि वर्तमान सांसद दिया कुमारी जो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, वो संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं मुख्यमंत्री पद की। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये मेरी गट फीलिंग है। जिस तरह से पार्टी उनको बढ़ा रही है और जिस तरह से पार्टी में वो सक्रिय हैं और जिस तरह से वो बार बार अपने बयानों से संकेत देती हैं सबको साथ लेकर चलने का। युवा हैं और पार्टी के काम में उनका मन रमता है, तो इसलिए उनके पक्ष में बहुत सारी बातें हैं। और सांसद होते हुए भी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये भी एक संकेत है। राजस्थान में आपको भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जेंडर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा लीडरशिप का। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मैंने ओपी चौधरी और अरुण साव का नाम लिया। बहुत से लोग छत्तीसगढ़ में लोगों का मानना है कि जिस तरह से उनकी प्रशंसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं अपने भाषणों में, उससे उनके संभावना है कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी एक्स ब्यूरोक्रेट को इतनी जल्दी मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी देगी। तो ऐसे में जो तीसरा नाम उभर कर आता है वो रेणुका सिंह सरूता का है, जनजातीय समाज से हैं और केंद्रीय मंत्री हैं 2019 से लगातार अभी तक। ट्राइबल अफेयर्स में जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहेगी जनजातीय समाज को। देखिए, पहले संदेश दिया गया जनजातीय समाज की महिला को देश का पहला राष्ट्रपति बनाकर, उसके बाद बाबूलाल मरांडी के बारे में जो फैसला हुआ, और अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो अति गरीब हैं जनजातीय समाज में, उनके जीवन के उत्थान के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। 24,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है, जिससे उनके लिए योजनाएं बनेंगी उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए। तो जनजातीय समाज पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके अलावा महिलाओं पर।
ये दो वर्ग हैं और तीसरा वर्ग जो प्रधानमंत्री ने तैयार किया है लाभार्थी वर्ग, जिसमें इन दोनों वर्गों के भी लोग आते हैं, उसके अलावा इसके बाहर के भी लोग आते हैं। ये तीन मिलकर एक बहुत बड़ा और एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन बनते हैं जो चुनावी राजनीति की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इन तीन के सहारे भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति है और राष्ट्रवाद की नीति है, देशभक्ति की नीति है, और प्रधानमंत्री का अपना जो निजी करिश्मा है, ये सब मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसी को और मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कितनी कामयाब होगी ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।